नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कलयुगी बेटों की करतूत। दयाशंकर जी कुछ दिनों पहले ही सरकारी अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। जब तक सेवा में रहे अच्छा वेतन और सुविधाएं मिल रही थीं। अब सेवानिवृत्त के पश्चात रिटायरमेंट में अच्छी रकम मिलने वाली है और हर महीने की पेंशन अलग से आ जाती है। दयाशंकर जी और कमला जी के दो बेटे हैं। दोनों बेटे राहुल और पवन बंगलुरु में मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत हैं। दयाशंकर जी अपनी पत्नी कमला के साथ दिल्ली में 2 कमरों के छोटे से मकान में रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद से ही बड़ा बेटा राहुल अपने माँ पिता को अपने साथ ले जाना चाहता था। माँ पिताजी, अब आपका यहाँ रहना हमें अच्छा नहीं लगता, आप हमारे साथ बंगलुरु में रहिए। तो छोटा बेटा पवन कहता है कि नहीं पापा, आप मेरे साथ रहेंगे। बेटों के मन मनोहार पर कमला जी फूली नहीं समाती थी। कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे बच्चे हमें अपने साथ रखने के लिए जिद करते हैं। लेकिन दयाशंकर जी हमेशा एक ही बात कहते हुए उन्हें टाल देते थे कि जब तक हमारी जोड़ी सही सलामत है तब तक हमें यहीं रहने दो। यहाँ पर हमें अपनेपन का एहसास होता है। दूसरे शहर में लोग भी अजनबी लगते हैं तो हमें अटपटा सा लगेगा। इधर कमला जी का अपने बच्चों के साथ रहने का दिल करता था, लेकिन दयाशंकर जी हंसते हुए कहते कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा फिर तो चाहे हंसकर या रोकर तुम्हें उनके साथ ही रहना पड़ेगा। इस बात पर कमला जी नाराज हो जाती थी। आप हमेशा दुनिया छोड़कर जाने की बात क्यों करते रहते हैं? आप जानते हैं कि मेरे जीवन में केवल एक ही इच्छा है कि मैं इस दुनिया से सौगन ही विदा होकर जाऊं। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि दोनों बेटे और बहुएं वीकेंड में उनके घर आए। बातों ही बातों में दोनों बेटों ने रिटायरमेंट के पैसों की बात की। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि हम बंगलुरु में किराए के मकान में रह रहे हैं। अपनी नौकरी से हमने अपने मकान के लिए काफ़ी हद तक पैसा जोड़ लिया है, लेकिन फिर भी कुछ पैसा कम पड़ रहा है। तो हम चाहते थे कि रिटायरमेंट से जो पैसा मिलने वाला है वो पैसा आप हमें देकर हमारी मदद कर देते। 2 दिन बाद बेटे बंगलुरु वापस चले गए, लेकिन उनकी बातों से दयाशंकर जी सोच में पड़ गए। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ अगर बच्चे रिटायरमेंट के पैसे मांग रहे हैं तो देने में हर्ज ही क्या है। आज नहीं तो कल आकर सब कुछ तो उनका ही है ना। कमला जी ने दयाशंकर जी को समझाते हुए कहा। दयाशंकर जी व्यवहारिक बुद्धि वाले इंसान थे। वह अभी से अपने हाथ काटकर बच्चों को नहीं देना चाहते थे, लेकिन कमला, वो पैसे हमारे बुढ़ापे के लिए हैं। आए दिन हम अखबार में पढ़ते रहते हैं और न्यूज़ चैनल पर भी सुनते रहते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को किस तरह दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर देते हैं। मैं जानता हूँ कि हमने अपने बेटों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हमारे बेटे ये नौबत नहीं आने देंगे, लेकिन वक्त का क्या भरोसा। कमला जी, ऐसी फैसला भावुक होकर नहीं लिए जा सकते। लेकिन जी, आप यह भी तो सोचिए कि हमारे बेटे लायक हैं। उन्होंने काफ़ी हद तक पैसों का इंतजाम कर लिया है। अब यह तो उन्होंने मकान खरीदने का सोचा है, तो क्या गलत कर रहे हैं वो लोग। माँ बाप के नाते हमारा भी तो फर्ज बनता है उनकी मदद करना। और जहाँ तक रही हमारे खर्चों की बात, तो वो तो आपकी पेंशन से पूरा हो ही जाता है। कमला जी की तर्क के आगे दयाशंकर जी कुछ न बोल पाए। रिटायरमेंट के पैसे आधे आधे दोनों बेटों में बांट दिए। कुछ ही दिनों में बेटों ने बंगलुरु में ही अपने अपने फ्लैट खरीद लिए। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, लेकिन अब कमला जी की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी। उन्हें भूख लगनी बहुत कम हो गई थी। कुछ भी खाती तो उल्टी आ जाती। दयाशंकर जी ने कितनी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा, लेकिन कमला जी टालती रहीं। एक दिन दयाशंकर जी ने महसूस किया कि कमला जी का शरीर पीला पड़ता जा रहा है। उन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी आने लगी है, तो जबरदस्ती उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने को कहा। कमला जी की हालत गंभीर जानकर डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में ही एडमिट होने की सलाह दे दी। अगले दिन जब रिपोर्ट आई
तो डॉक्टर ने तुरंत दयाशंकर जी को अपने पास बुलाया। रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया वो दिल दहलाने वाला था। कमला जी का लीवर खराब हो चुका था और बीमारी अपने अंतिम चरण पर थी। डॉक्टर ने 1 महीने के अंदर लीवर ट्रांसप्लांट करवा लेने की सलाह दी थी। डॉक्टर ने कहा यदि समय पर ऑपरेशन करवा लिया गया तो उनकी जान बचाई जा सकती है। ऑपरेशन का खर्च कम से कम 50 लाख रुपए बताया गया था। साथ ही में लिवर का कुछ हिस्सा देने के लिए दाता की भी जरूरत थी। यह सब सुनकर जैसे दयाशंकर जी के शरीर में जान ही नहीं रही। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खुद को संभालें या मौत की दहलीज पर खड़ी अपनी पत्नी को। कांपते हाथों से उन्होंने दोनों बेटों को तुरंत फोन किया और जल्द से जल्द घर आने के लिए कहा। लड़खड़ाते कदमों से कमला जी के पास पहुंचे तो सोच सोच के दिल बैठा जा रहा था कि कमला जी को क्या जवाब दूंगा। डॉक्टर ने क्या कहा, लेकिन वो अपनी पत्नी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहते थे। डॉक्टर ने क्या कहा? कमला जी के सवाल पर दयाशंकर जी ने कहा कुछ खास नहीं, लीवर में थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है, छोटा सा ऑपरेशन होगा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। दयाशंकर जी की बात सुनकर कमला जी चुप तो हो गईं, लेकिन उनके चेहरे की गहराती लकीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। यह बात कमला जी अच्छे से समझ रही थीं। कमला जी की हालत को कुछ संभालने के लिए कुछ जरूरी दवाइयां देकर उन्हें घर ले जाने को कह दिया गया और दयाशंकर जी को निर्देश दिया गया कि जैसे ही पैसे और दाता का इंतजाम हो जाए हॉस्पिटल में सूचित करें। जब बेटे घर आए तो दयाशंकर जी ने कमला जी की हालत के बारे में उन्हें बताया। बेटा, मेरा ब्लड ग्रुप तुम्हारी माँ के ब्लड ग्रुप से मिलता है और मैं तो डॉक्टर से कहा भी था कि तुम्हारी माँ को मैं लीवर डोनेट कर देता हूँ, लेकिन डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया कि बुढ़ापे और कमजोरी के कारण मेरा लीवर डोनेट करने में जोखिम हो सकता है। बेटा, कल तुम दोनों हॉस्पिटल जाकर अपना अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा लो ताकि जल्द से जल्द ऑपरेशन का इंतजाम किया जा सके। और हाँ, डॉक्टर ने 50 लाख रुपए का खर्च बताया है। बेटा, तुम तो जानते हो कि मैं अपने रिटायरमेंट का सारा पैसा तुम दोनों को दे चुका हूँ। अब ऑपरेशन का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लीवर देने की बात सुनकर दोनों बेटे एकदम से घबरा गए, लेकिन अपने पिताजी के आगे कुछ ना बोल सके और अगले दिन अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए अस्पताल चले गए। यह सोचकर क्या पता ब्लड ग्रुप मैच ना भी करे और यह दाता ही नहीं मिलेगा तो पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन जब ब्लड ग्रुप चेक करवाया तो पता चला कि दोनों का ही बेटों का ब्लड ग्रुप माँ से मैच करता है। यह बात सुनकर दयाशंकर जी के दिल को कुछ तसल्ली हुई। तो बेटा, कब करवाना है ऑपरेशन? तुम दोनों में से जिसका भी अपनी माँ को लीवर देने का मन बनता है, जल्दी से जल्दी अपनी ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ की तबीयत और ज़्यादा खराब हो। दयाशंकर जी की यह बातें सुनकर दोनों बेटों का दिल बैठा जा रहा था। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि मेरा परिवार अभी तो शुरू हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे ऊपर ऑफिस का काम छोड़कर बैठ जाऊंगा तो परिवार कैसे चलेगा मेरा। अब बड़े भैया से कहिए माँ को लीवर देने के लिए। कहते हुए छोटे बेटे ने अपना पल्ला झाड़ लिया। दयाशंकर जी ने बड़े बेटे की तरफ देखा तो बड़ा बेटा भी आंखें चुराते हुए बोला, पिताजी, मैं भी चाहता हूँ कि माँ जल्दी से जल्दी ठीक होकर घर आ जाएं। लेकिन जब मैं आपकी बहू से बातें की तो वो कहने लगी कि माँ जी की तो उम्र निकल गई, लेकिन मेरे सामने तो पूरी जिंदगी है, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और बाबूजी, मुझे भी उसकी बात बिल्कुल सही लगी। अपने बेटों के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर दयाशंकर जी का हैरानी का ठिकाना ना रहा। उनका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि उनके बेटे अपनी माँ के बारे में ऐसी सोच रखते हैं। रात हो चुकी थी और सब लोग सोने चले गए, लेकिन दयाशंकर जी की आंखों से नींद गायब थी। उनके सामने अतीत की यादें हिलोरे लेने लगी। वे याद करने लगे कि शादी के 5 साल भी बाद जब उन्हें संतान सुख नहीं मिल पाया था,
तो क्या क्या नहीं किया था। उन्होंने संतान के लिए मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा हर जगह जाकर मन्नत मांगी थी। कितने डॉक्टर से इलाज करवाया था, तब जाकर उन्हें संतान प्राप्ति हुई थी। अगले दिन सुबह जब दयाशंकर जी के कमरे से बाहर आए तो देखा कि दोनों बेटे बंगलुरु वापस जाने के लिए तैयार खड़े थे। दयाशंकर जी कुछ बोल पाने की स्थिति में तो नहीं थे, लेकिन अपनी पत्नी के प्यार से विवश दयाशंकर जी रुंधे हुए गले से बोले, ठीक है बेटा, यदि तुम लीवर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम पैसों का इंतजाम कर दो। मैंने सोच लिया है, लीवर मैं दे दूंगा तुम्हारी माँ को। इतना सुनते ही बड़ा बेटा बोला, पिताजी वो पैसे तो घर खरीदने के लिए थे और वह पैसे हमारे पास कहाँ रहे। जो भी पैसे थे हमने मकान में लगा दिए। अपने भाई की बातें सुनकर छोटा बेटा भी बोला, वैसे पिताजी आपको नहीं लगता कि माँ के ऊपर इतने पैसे खर्च करना पैसा बर्बाद करना होगा? और अब माँ की उम्र ही कितनी बची है। इतना पैसा हमसे मांगने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए था आपको भी बाबूजी। हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है जो हम माँ के ऑपरेशन पर खर्च कर सकें। कहते हुए दोनों अपने अपने शहर जाने के लिए निकल गए। करीब एक सप्ताह के बाद दोनों बेटे गुस्से में लाल होते हुए दयाशंकर जी के पास आए। वो कहने लगे, बाबूजी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या कभी कोई पिता भी अपने बेटों के ऊपर केस कर सकता है? आपने हमारे लिए जो किया है वो आपका फर्ज था। हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि वह सब अपने बेटों पर भी केस करेंगे। छोटा बेटा बोला तो इस पर बड़े बेटे ने भी कहा, यह सब जो आप कर रहे हैं तो इससे आपके समाज में कितनी बदनामी होगी, यह जानते भी हैं। अब दयाशंकर जी जो चुपचाप अपने बेटों की बात सुनते जा रहे थे, एकाएक अपना धीरज खो बैठे और जो भारी आवाज में बोले, सही कह रहे हो तुम दोनों बेटा, बदनामी तो होगी लेकिन मेरी नहीं, बदनामी तुम्हारी होगी कि कैसे बेटे हैं जो अपने माँ बाप के ना हो सके। माँ की बीमारी के इलाज के लिए मुझे तुम पर केस करना पड़ रहा है। एक बात ध्यान से सुन लो बेटा कि मैं एक बाप होते हुए तो तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन एक पति होने के नाते मैं कुछ भी कर जाऊंगा अपनी अर्धांगिनी के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ को शादी के 7 वचनों के साथ साथ एक वचन यह भी दिया था, उस रक्षा के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। राहुल बेटा, तुम्हें शायद मालूम नहीं इसलिए बता दूं कि तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारी माँ भी सरकारी नौकरी किया करती थी, लेकिन जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे पालन पोषण के लिए उसने सरकारी नौकरी तक का त्याग कर दिया। वो सोचती थी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वो अपने बेटे की परवरिश के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी। और आज जब तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है तो उसे पैसे की जरूरत है, तो तुम्हें उस पर पैसा खर्च करना फिजूल खर्ची लगती है। और पवन, तुम एक बार जब तुम्हें बचपन में निमोनिया हो गया था तो तुम बुखार में तप रहे थे और मैं और तुम्हारी माँ सर्दी में आधी रात को तुम्हें गोदी में उठाकर पैदल चलकर डॉक्टर के पास लेकर गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने घर पर आने के लिए बहुत पैसे मांगे थे जो कि हमारे पास नहीं थे। आज वही बेटा बड़ा होकर यह कह रहा है कि मौत तो सबको आनी है, एक ना एक दिन तो सभी को इस दुनिया से जाना है, फिर उसमें माँ पर लाखों खर्च करने की क्या जरूरत है। बेटा, तुम लोगों की बंगलुरु में अच्छे कॉलेज में पढ़ने की जिद थी ताकि आगे जाकर तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सके। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमने अपना बड़ा पुश्तैनी मकान बेचकर पैसे जुटाए ताकि तुम्हें सेटल करने में कोई आर्थिक परेशानी आड़े ना आए, और हम दोनों 2 कमरों के छोटे से मकान में रहने को भी तैयार हो गए। अपने बेटों के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वही बेटे आज अपनी माँ के इलाज के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं देना चाहते। मैं तो यही सोचकर हैरान हूँ कि जब कमला को पता चलेगा कि उसके बेटों को उनकी ऐसी सोच के बारे में, तो उस पर क्या गुजरेगी। लेकिन पिताजी,
आप यह भी तो सोचिए कि 50 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती, और उसके बाद भी क्या गारंटी कि माँ ठीक हो जाएगी। बेटा, मैं सब कुछ सोच लिया है, और तुम यह सोचो कि जिंदगी रही तो पैसा तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन तुम्हारी माँ दोबारा नहीं आ सकती। मैं तो छोटे से मकान को भी बेचने को तैयार हूँ, लेकिन इस मकान को बेचकर भी 20 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब जब तुमने माँ के ऑपरेशन के पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिर में मुझे कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा और तुम लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाना पड़ा। जो रिटायरमेंट के पैसे मैंने तुम्हें दिए थे, अब मुझे वो वापस चाहिए। दयाशंकर जी ने केस वापस लेने से इनकार कर दिया। बेटों से बात करने के बाद जब दयाशंकर जी कमला जी के पास कमरे में आए, तो कमला जी उनकी ओर सवालिया निगाहों से देखने लगीं और पूछने लगीं, अजी आप ये बीच बीच में कहाँ चले जाते हो? आजकल मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। ऊपर से आप भी मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। मैं अपना सारा दिन अखबार और टीवी के भरोसे ही निकाल लेती हूँ। इस पर दयाशंकर जी ने नजर चुराते हुए कहा, कुछ नहीं भाग्यवान, तुम्हारा ऑपरेशन कुछ ही दिनों में करवाना है, तो इस विषय में बात करने के लिए ही डॉक्टर से मिलने जाता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन काफी दिनों से राहुल और पवन भी नहीं आए मुझसे मिलने। इस पर दयाशंकर जी चुप हो गए, मन ही मन सोचने लगे, तुम्हें कैसे बताऊं कमला, तुम्हारे दोनों कलयुगी बेटों की करतूत। अपने मन का गुबार तो मैं भी तुम्हारे सामने खोलना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें वक्त से पहले नहीं मानना चाहता। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने भी केस की सुनवाई अगले ही दिन शुरू कर दी। ऐसा अनोखा मामला आने पर जज साहब भी हैरान थे कि एक बाप को अपने बेटों पर इसलिए केस करना पड़ा कि बेटों को पढ़ा लिखा कर सेटल करने के बाद भी वे माँ बाप की जिम्मेदारी तक नहीं उठा पा रहे हैं। कोर्ट ने मामले की नजाकत को देखते हुए लगातार 3 दिन तक सुनवाई की और तीसरे दिन जज साहब ने फैसला सुना दिया। फैसला आया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों बेटे राहुल और पवन अपने पिता से लिए गए रिटायरमेंट के पूरे पैसे ब्याज सहित चुकता करेंगे। जब भी ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो उन दोनों के घर को नीलाम कर दिया जाएगा और नीलामी के पैसे से दयाशंकर जी की पत्नी का इलाज कराया जाएगा। बाहर खड़ी मीडिया कर्मियों ने भी इस केस को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। सामने आई 2 कलयुगी बेटों की करतूत। आज का यह फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख बनने वाला है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनकी देखभाल करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, अपनी हैसियत से बढ़कर उनका पालन पोषण करते हैं, तो आगे जाकर बच्चों की भी यही जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने माता पिता का ख्याल रखें, उनकी ज़रूरत को पूरा करें। कोर्ट का यह फैसला सुनकर दोनों बेटे अब आंखें खुली रह गईं। सभी लोग उनकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कितनी शर्मिंदगी भरा काम किया है। थोड़ी ही देर में उनके वकील उनके पास आया और कहने लगा, आप चिंता मत कीजिए, हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। मैं आप लोगों को जीत दिलवाकर मानूंगा। लेकिन दोनों बेटों ने साफ साफ मना कर दिया। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। घर पहुंचकर बड़ा बेटा राहुल अपने पिता के पैरों में गिर गया। कहने लगा, कितने गलत थे हम जो आपसे जीतने चले थे। अगर अपने माँ बाप को हराकर हम जीते भी जाते तो लानत भी ऐसी जीत पर। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं माँ के लिए लीवर की ज़रूरत को पूरा करूँगा और ऑपरेशन के लिए भी पूरे पैसे चुकाऊँगा। इतने में छोटा बेटा पवन बोल, नहीं भैया, यदि आप माँ को लीवर दे रहे हैं तो पैसे देने की जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैं आज ही अपने मकान को गिरवी रखकर लोन के लिए अप्लाई कर देता हूँ। इस पर दयाशंकर जी ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा मैं तुमसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ को कोर्ट केस के बारे में कुछ भी नहीं बताया है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी उसे इस बारे में कुछ पता ना चले, नहीं तो एक माँ का दिल हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। दोनों बेटों ने इस बात के लिए हामी भर दी।
दयाशंकर जी ने अब और ज़्यादा देर करना उचित नहीं समझा और अगले ही दिन हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख 2 दिन बाद की बताई और कमला जी के अस्पताल में एडमिट करने को कह दिया। दयाशंकर जी को अब कुछ तसल्ली हो गई कि उनकी पत्नी अब कुछ ही दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। डॉक्टर से बातचीत करने के बाद दयाशंकर जी अपने दोनों बेटों के साथ घर पहुंचे। घर पहुंचने कमला जी के पास गए। देखा तो कमला जी अखबार पढ़ते पढ़ते ही सो गई थीं। कमला उठो, हमने डॉक्टर से बात कर ली है। डॉक्टर ने आज ही एडमिट होने के लिए कहा है। देखो हमारे दोनों बेटे भी आए हैं। तुम्हारे दोनों बेटों ने तुम्हारा ऑपरेशन में आने वाली सारी मुश्किलों को हल कर दिया है। दयाशंकर जी कमला जी के हाथ से अखबार लेने लगे, लेकिन यह क्या, कमला जी के तो हाथ ठंडे पड़े हुए थे। दयाशंकर जी की रूह कांप गई। यह देखकर कि कमला जी के शरीर में जान ही नहीं थी। दोनों बेटों ने उन्हें हिलाया डुलाया, लेकिन कमला जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थीं। दयाशंकर जी ने अखबार उठाकर देखा तो उस पर पहले पन्ने पर ही उनके केस के विषय में विस्तार से खबर छापी गई थी। उस पर बड़े अक्षरों में हेडलाइन लिखी थी, कलयुगी बेटों की करतूत। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।